अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिना की खैमा बस्ती के डी कैटेगरी के हालात क्या होते हैं, यानी अंदर के अहवाल और वहाँ के वॉशरूम्स, खाना, एसी, कूलर, सब इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा हज पे जाना हुआ और ये मेरा दूसरा हज था। जो मेरा पहला हज था वो 2015 में हुआ था, जिसमें सी कैटेगरी में हम ठहरे थे, लेकिन इस साल यानी 2023 में डी कैटेगरी में पाकिस्तानियों को ठहराया था। तो डी कैटेगरी के तमाम अहवाल आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या वहाँ के हालात से डराना नहीं है, बल्कि मैं तो मोटिवेट करती हूँ उन लोगों को जो नहीं जाते। मैं उनको भी कहती हूँ कि हिम्मत करें, जाएं, क्योंकि हज करवाना अल्लाह का काम है। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो हालात हैं तो वो ज़रूर आपको उस हवाले से मैं गाइड करूँगी, ताकि जब आप मिना की खैमा बस्ती में जाएँ तो वहाँ पे एडजस्ट हो सकें और आपको पहले से उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हो कि हाँ, हमें यहाँ पर कैसे रहना है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज के 5 दिन जो है वो 8 ज़िलहज्जा से शुरू होते हैं, लेकिन 7 ज़िलहज्जा को आपको मिना के खैमों में पहुंचा दिया जाएगा। 7 ज़िलहज्जा की इशा इंशाअल्लाह आप मिना के खैमों में अदा करेंगे। तो जब हम मिना के खैमे के लिए निकलेंगे, मैंने पिछली वीडियो में मिना की कंप्लीट बैग पैक की वीडियो बनाई है कि कौन कौन सा सामान आपको लेकर जाना है। तो आप अपना बैग लेंगे, अपना अपना सामान खुद उठाएंगे और मिना के लिए रवाना हो जाएंगे। रास्ते में बसों में, क्योंकि बहुत सारी बसें एक साथ मिना जा रही होती हैं, तो रश बहुत होता है, तो उस वजह से कई घंटे लग जाते हैं सफ़र में। फिर खैर हम मिना के कैंपों में पहुंचे तो वहाँ पर डी कैटेगरी के खैमों का ये हाल होता है कि गद्दे से गद्दा मिला के, मतलब चलने की जगह नहीं है। बहुत बड़ा कैंप होता है और बहुत बड़े कैंप में सिर्फ गद्दे ही गद्दे बिछे हुए होते हैं, बहुत पतले पतले गद्दे और बिल्कुल बराबर बराबर। यानी अगर आपने चलकर भी जाना है तो उन्हीं गद्दों के ऊपर से चलना है। चलने के लिए बीच में रास्ता कोई नहीं उन्होंने दिया हुआ। तो उन पतले पतले गद्दों के साथ जो है वो एक तकिया और चादर भी आपको मिलती है। लेकिन जब हम गए थे, हमने अपनी जगह सेलेक्ट की, हमने अपना गद्दा जो है वो चूज़ कर लिया, लेकिन रात तक मस्तूरात आती रहीं। और खैमों में बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि बहुत झगड़ा भी हुआ कि भाई हमारा गद्दा है, हमारी जगह है, और जो है ख़वातीन एक दूसरे से झगड़ रही हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह झगड़ा करके दूसरों की नींद और सुकून बर्बाद नहीं करना। क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ था कि हम लोग सो नहीं पाए थे मिना की पहली रात जो थी, क्योंकि रात को 2 बजे और 3 बजे तक मस्तूरात आती रहीं। और फिर क्या हुआ कि गद्देबाज औरतें ऐसी भी थीं जो 2-2 गद्दों पे लेट गई थीं कि कोई बात नहीं है, हम तो भाई जैसे जिस्म भारी है तो हम नहीं एक गद्दे पे लेट सकते। तो फिर ये हुआ कि सब एडजस्ट होते होते सबको सुबह फजर हो ही गई थी। तो पूरी रात उस वक्त वहाँ कोई नहीं सोया था। और वहाँ के डी कैटेगरी में एसी नहीं होते हैं, कूलर होते हैं, और कूलर भी जो है वो दोपहर के वक्त में बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए हाथ के पंखे ज़रूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हाथ के पंखों ने बहुत ज़्यादा काम दिया हमें कि दोपहर में जब कूलर की बिल्कुल कूलिंग नहीं होती थी, हवा भी नहीं होती थी, तो उस वक्त वो पंखे से ही काम चलाना पड़ता है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट खाना देती है, तो वो उनके टेस्ट के हिसाब से बहुत फीका सा खाना होता है जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता। तो सुबह नाश्ते में जो है वो आई थिंक वो दाल कीमा था या वो क्या था, ना उसमें दाल नज़र आ रही थी ना कीमा नज़र आ रहा था, कुछ पतला पतला सा था रोटी के साथ। सुबह नाश्ते में उन्होंने वो दिया था। और दोपहर में हर रोज़ जो है वो एक मंदी टाइप उनके वो फीके से चावल होते थे, उसके ऊपर एक पीस चिकन का रखा होता था, तो वो दोपहर में आता था। इसके अलावा जो है वो फ्रूट एक एक दे जाते थे, सेब होता था और जो है जूस के डब्बे होते थे। और पाकिस्तानियों को एक चीज़ मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, वहाँ पे फ्रिज भर के उन्होंने ठंडे पानी की बोतलें भी रखी हुई होती हैं और फ्रिज भरे हुए जूस के भी रखे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को इतनी, मतलब एक गलत आदत है ना कि जल्दबाजी इतनी है कि जाएंगे फ्रिज में से इकट्ठी इतनी सारी बोतलें निकाल कर आ गए, अब वो पानी गर्म हो गया, नेक्स्ट जब हम दोबारा पानी पियेंगे तो हमें ठंडा पानी चाहिए। अब वो पानी की बोतलें कितनी ऐसी होती थी जो आधी आधी बोतलें ज़ाया हो रही हैं। तो प्लीज़ ज़ाया नहीं करें, जितना पानी आपने जिस वक्त पीना हो आप उसी वक्त पानी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर जो मैंने थर्मोस का आइडिया आपको दिया है कि आप अपने थर्मोस में पानी भर के रख लें ताकि पानी ज़ाया ना हो। और इसी तरह जूसेस होते हैं, लोग पागलों की तरह टूट रहे होते हैं उन जूसेस पे, भाई एक एक दो दो ले लें, दूसरों का ख्याल करें। पूरा हज का जो सफ़र है ना वो सब्र के साथ करना है, सब्र के साथ, कुर्बानी के साथ, खामोशी के साथ। लड़ाई झगड़ा, कुरान ने भी कहा है कि वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। तो जिदाल किसको कहते हैं? लड़ाई झगड़े को कहते हैं। अब एक एक
आइसक्रीम के डब्बे पर या जूस के डब्बे पर या पानी की बोतल पे या गद्दे पे या तकिए पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, तो उस हज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ अपनी जगह दूसरों को दे दें, कोई मसला नहीं है। थोड़े दिन की परेशानी है, अल्लाह ताला उस परेशानी पर अजर देंगे। तो इस तरह जो है वो खाने पीने का सिस्टम था। रात का भी यही था कि रात को भी वही चावल मिलते थे। तो क्या होता था कि खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता देखा मैंने कि थोड़ा सा खाना खाया और फिर फेंक दिया। भाई नहीं खाना तो मत लो, हमने एक दिन खाया था, दूसरे दिन हमें समझ नहीं आया खाना तो हमने नहीं लिया। लेकिन औरतें क्या करती हैं कि डब्बे के डब्बे भर के ले लेती हैं और फिर उन खानों को डस्टबिन में फेंक देती हैं। तो अगर नहीं यूज़ करना तो आप नहीं लें। और बाकी मैंने दूसरा आइडिया जो है वो अपनी पिछली वीडियो में भी दिया था, अभी भी मैं देती चलूँ कि खाने जो पैकेट वाले खाने हैं वो अपने साथ मीना ज़रूर लेकर जाइएगा, ताकि अगर वो खाना आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना पैकेट का खाना गर्म करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल भी हमारे पास मौजूद होगी। इलेक्ट्रिक केटल में पाउच डालें, पाउच में वो खाना गर्म हो जाएगा, निकालें और आप इजीली खा सकते हैं। अच्छा, वहाँ जो है ना खाने में सुबह के टाइम रोटी मिलती है और दोपहर में और रात में चावल मिलते हैं। तो सुबह जो रोटी मिलती थी ना, तो हम क्या करते थे कि वो रोटी लेके अपने पास रख ली एक शॉपर में लपेट के, और फिर दोपहर में हमने अपना खाना खोला और जो है उसके रोटी के साथ हमने इजीली खा लिया। इसी तरह जब हम मुज़दलिफ़ा गए थे तब भी हम मिना से अपनी रोटियां ले गए थे और मुज़दलिफ़ा में हमने अपने ही खाने के पैकेट खोल के खाना खा लिया था। तो बहुत आसानी रही। तो ये टिप आपको देती चलूँ, ये ना हो कि बाद में आपको परेशानी हो। इसके अलावा जो है वो ड्राई आइटम्स रख लीजिएगा, बिस्किट हैं, केक हैं, निम्को, मूंग की भुनी हुई दाल और जो भी चीज़ें खुश्क चीज़ें जो आप पैकेट वाली लेके जा सकते हैं तो आप अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा जो है वहाँ चाय जो है वो बड़ी बड़ी टंकियों में आती है, 2 टाइम शाम को भी और सुबह भी। लेकिन उस पर इतनी छीना झपटी मचती है कि कुछ लोगों को वो चाय मिल पाती है और कुछ को नहीं मिलती, और वो चाय भी ऐसी होती है कि अब बामुश्किल वो चाय पी जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल रख लीजिएगा। और हर खैमे में स्विच बोर्ड मौजूद होता है, स्विच बोर्ड में अपना वायर एक्सटेंशन अटैच करके आप इजीली अपने खैमे में बैठ के चाय बना सकते हैं। वॉशरूम के लिए आपको एक टिप देती चलूँ कि कभी भी गलती मत कीजिएगा नमाज़ों के औकात में वॉशरूम जाने की या वज़ू के लिए जाने की। अगर आप रश से या गंदगी से या इस तरह की कोई भी परेशानी से बचना चाहते हैं तो हर नमाज से आधे 1 घंटे पहले आप ईजी हो के वॉशरूम जाइए, वज़ू कीजिए, आके अपनी जगह पे अपने गद्दे पे बैठ जाइए और बैठ के ज़िक्र, तस्बीहात, तिलावत में मशगूल रहिए और नमाज का जब वक्त हो तो नमाज पढ़ लीजिए। क्या होता है कि नमाज़ों के औकात पे सब लेडीज़ जो हैं वो वॉशरूम की तरफ भागती हैं, मर्द भी, तो वॉशरूम में रश बढ़ जाता है जिसकी वजह से देर भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपनी सारी चीज़ों से पहले ही फारिग हो जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक और टिप आपको देती चलूँ जो हमने वॉशरूम में हमें बहुत ज़्यादा ईजी रहा, कि जो हमारा विदाउट फ्रेग्रेंस वाला सोप था जो हमने हज के दिनों में यूज़ करना है आराम की हालत में, तो हमने क्या किया था उसके छोटे छोटे पीसेस करके एक थैली में डाल लिए थे। जब भी वॉशरूम जाना हुआ तो वो छोटा सा पीस निकाला, अपने साथ ले गए, बिल्कुल छोटे छोटे, उससे हाथ धोए और उसको वहीं पे फेंक के आ गए। तो फिर ये भी नहीं था कि साबुन सुखाने का इंतजार करना या गीले साबुन को हम वापस लेकर आ रहे हैं फिर हम लेकर जा रहे हैं। बस वो हमारी जो पर्स होता था उसके अंदर वो साबुन के छोटे छोटे पीसेस की थैली रखी होती थी और बस जब वॉशरूम हमने यूज़ किया उसी में से एक पीस निकाला, हाथ धोए और उसको वहीं पे फेंक दिया। मैं बहुत ईजी रहा। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि चाहे हरम में, मुज़दलिफ़ा में, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वॉशरूम्स के बाहर जो हैंड वॉशेज़ होते हैं उनमें खुशबू होती है। मुज़दलिफ़ा में अक्सर वॉशरूम ऐसे थे जिनके हैंड वॉशेज़ में जो है ना वो खुशबू थी। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा कि वहाँ के हैंड वॉशेज़ हमें हरगिज़ यूज़ नहीं करने जो हम विदाउट फ्रेग्रेंस वाला सोप अपना लेके जाएंगे, हमें बस वो ही यूज़ करना है। वहाँ के हैंड वॉश यूज़ करने की गलती कभी भी मत कीजिएगा। अब जब वॉशरूम की बात छिड़ी ही है तो वॉशरूम के कुछ अहवाल आपको बताती चलूँ कि वहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो खैमे के करीब ही होते हैं, लेडीज़ के अलग होते हैं, जेंट्स के अलग होते हैं। लेकिन वो वॉशरूम्स में जो है वो चौड़ाई के रुख पे 3-4 नल लगे हुए होते हैं दोनों साइड पे और लंबाई के रुख पे 6-7 नल लगे हुए होते हैं। और वो नल कैसे होते हैं कि आप उनको एक बार प्रेस करें, उसमें से बहुत तेज़ प्रेशर से पानी आएगा, फिर दोबारा यूज़ करने के लिए आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, पानी यानी उसमें से ऑटोमेटिक रुक जाता है, फिर दोबारा यूज़ करने के लिए दोबारा प्रेस करना पड़ता है। तो कभी भी बैठ के वज़ू करने की गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे छींटें बहुत आ रही थी कपड़ों पे, तो छींटों से हमें बचना है। इसके अलावा जो फ़र्श था वो सीमेंट का था और फ़र्श बनाते वक्त उन्होंने जो सीमेंट फ्लैश के अंदर गिरी तो वो फ्लैश में से निकाली भी नहीं, उसको साफ़ भी नहीं किया, तो वहाँ के फ्लैश में जो है वो सीमेंट जमी हुई थी
और जब हम उसको यूज़ करते थे तो छींटें आती थी। तो उसका एक तरीका ये किया कि टिश्यू रोल आपने अपने साथ रखने हैं अच्छे खासे। जब भी आप वॉशरूम जाएँ, फ्लश के अंदर जो है ना वो टिश्यूज़ बिछा दें और उसके बाद फिर उसको यूज़ करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह वो छींटें जो हैं वो हमारे ऊपर नहीं आएंगी। पाकी का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ पर इतने गंदे वॉशरूम्स होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ के वॉशरूम्स की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि वही वॉशरूम्स हमें यूज़ करने और डी कैटेगरी में कोई वॉशरूम साफ़ करने के लिए मौजूद नहीं था। आखिरी दिन तो वॉशरूम्स की ये हालत थी कि बामुश्किल कोई एक आध वॉशरूम थोड़ा साफ़ था जो नज़र आ रहा था और जिसको हम यूज़ कर सकते थे, बाकी बाहर तक गंदगी फैलाई हुई थी कि वॉशरूम जाना मुश्किल हो रहा था। और आपको दूसरा वॉशरूम का मैं एक और तरीका बताती चलूँ कि हमें क्या होता था कि जब ज़्यादा देर तक वॉशरूम यूज़ करना है, जैसे कि मुँह भी धोना है, हमें सुबह के टाइम पे ब्रश भी करना है, ज़ाहिर है जब हमारा एहराम खुल जाएगा तो ब्रश भी करना है, तो हम क्या करते थे कि थोड़ा सा जो है वो फासले पर उन्होंने मिना में जगह जगह पे 2 मंजिला इमारत बनाई हुई है, बैतुल खला या वो अरबी में जो भी वजू खाने को बोलते हैं, तो वो 2 मंजिला वजू खाने बनाए हुए, तो वो कदरे साफ सुथरे थे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सफाई के लिए भी जो है वो लेडीज रखी हुई हैं। तो हम क्या करते थे कि थोड़ा चल के हमें ज़रूर जाना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर वॉशरूम हम वही वाले यूज़ करते थे, थोड़ा दूर जाके यूज़ करने पड़ते थे। और फिर इसी तरह जब हम मतलब एहराम हमारा खुल गया कुर्बानी के बाद हज का, तो हम नहाने के लिए भी उन्हीं वॉशरूम्स में गए। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनको इस चीज़ से मेरे बहुत फ़ायदा होगा कि आप जो है वो वाले वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे खैमे वाले वॉशरूम यूज़ नहीं हो रहे। और खुदारा खैमों की और जो है वॉशरूम्स की सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि हमें ना सिर्फ अपनी पाकी का ख्याल रखना है बल्कि दूसरे हाजियों की पाकी का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा हमने मिसवाक रखनी है जो हम मिना में और अपने जब तक हमारा एहराम कायम रहेगा तब तक हमें मिसवाक यूज़ करनी है। तो पैकेट वाली मिसवाक नहीं लेनी, उसमें खुशबू होती है और एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल जो है वो ममनू होता है। और इसके अलावा जो है विदाउट फ्रेगरेंस की हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। फ्रेगरेंस बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, चाहे वो खुशबू वाले खाने हों, उन चीज़ों से भी एहतियात कीजिएगा। अब जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि एहराम की हालत में बबल खा लेते हैं जिसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है, हाथों में लग जाती है, तो उससे भी खाने पीने से भी एहतियात करनी है जो तेज़ खुशबू वाले खाने हो। अब एक खाना ऐसा जिसमें खानों में जो है वो खुशबू जैसे इलायची या कुछ डल के पक्का हुआ है तो वो खाने तो हम खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे सिपारी हो गई, छालियाँ हो गई और बबल्स हो गई, इनको नहीं यूज़ करना खुशबू वाली जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डला हुआ हो, खुशबू डली हुई हो जो हमारे हाथों पे और हमारे मुंह को लग जाए, तो इससे बहुत एहतियात करनी है। तो अल्लाह ताला आप सबका जाना आना, आपकी सारी इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हज मबरूर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस के साथ आती रहूँगी। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।